दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री श्रृंखला के कड़ी में आज बात हाशिए पर धकेले गए समाज के मसीहा के रूप में उभरे देश के 27% ओबीसी आरक्षण के शिल्पकार श्रीमान बीपी मंडल जी की। बीपी मंडल जी का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ। मुरहो स्टेट जो कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म एक यादव परिवार में होता है। लेकिन वो वहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करके और सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने समाज की नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित करके इस धरती से गए हैं कि जो भी देखता है उन्हें सम्मान से याद करता है, जो भी उन्हें पढ़ता है वो एक आदर की दृष्टि से उन्हें जरूर देखता है। कुछ विवादें भी रही जो कि स्वाभाविक है। सब बिहार में उनके पिताजी जो थे रास बिहारी लाल मंडल जी, वो यादव जनेऊ धारण आंदोलन चलाए थे। बहुत लोग इसको प्रतिक्रियावाद के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसको दूसरे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कांग्रेस के एक्टिव मेंबर के रूप में निर्वाचित हुए सदस्य थे रास बिहारी लाल मंडल जी, और उस परिवार में बीपी मंडल जी का जन्म होता है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी एक थी, पिछड़े जाति को, पिछड़े लोगों को आगे ले जाने की अंदर उनकी ट्रेनिंग जो थी वो बाल्यकाल से ही उनके पिता के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी। उनके पिताजी की एक और किस्से आती है कि वायसराय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उन लोगों से यादव का एक डेलीगेशन जो उनसे मिलने गया, तो सलामी देने के बजाय हाथ मिलाने की जो परंपरा थी उस परंपरा में उन्होंने अपने आप को ढाला। बहुत लोग अचंभित रह गए कि बिहार के वैसे क्षेत्र से आने वाले एक पिछड़ी जाति का आदमी ब्रिटिश वायसराय से हाथ मिलाता है। बहरहाल तो उस परिप्रेक्ष्य में इनका जन्म होता है, वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि उनके पारिवारिक रूप से रही, स्टेट में उनका जन्म होता है, जमींदार परिवार में जन्म होता है। ये सारी खूबियाँ रहने के बाद ही 1952 ईस्वी में उन्हें बहुत छोटे उम्र में ही उन्हें विधानसभा मधेपुरा से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस सदस्य बने। तो 1952 में वो विधायक बनते हैं, फिर 1962 ईस्वी में दूसरी बार विधायक बनते हैं। 1967 ईस्वी में एक बीच में 1965 में जातिगत लड़ाई होती है एक अगड़े और पिछड़ों के बीच में, और वो कांग्रेस पार्टी से कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। फिर 1967 ईस्वी में लोकसभा के सदस्य बनते हैं और 1967 में ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव होता है, और वहां से खेल शुरू होता है जो बड़ा वाला था। तो 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और वहां से महामाया प्रसाद सिन्हा और ये अपना मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके सरकार को ये लोग गिराए, ये आपको पिछले एपिसोड में हमने ये किस्सा सुनाया था। तो 1968 में जब इनकी बारी आती है तो तब के तत्कालीन गवर्नर अयंगर साहब छोड़ देते, बोलते हम शपथ नहीं दिलाएंगे, और वो चले गए रांची। क्यों शपथ नहीं दिलाएंगे भाई? तो ये बात आई कि शपथ नहीं दिलाने के पीछे उनका ये मकसद था कि ये ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन बिहार में मंत्री रहे, 6 महीना तक मंत्री रह चुके थे बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए। तो उसके बाद में सतीश प्रसाद सिंह जी को बनाया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिए, आप इनको मनोनीत कीजिए, इनको नामजद कीजिए, और उसके बाद में हुआ वैसे ही जो पहले से था। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया है कहानी। लेकिन उसके पहले जब 30 जनवरी 1968 को ये सतीश प्रसाद सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उसी क्रम में 30 जनवरी को गवर्नर साहब की गाड़ी पर हमला होता है। वो गांधी जी के श्रद्धांजलि सभा से फूलमाला चढ़ा करके आ रहे थे, तो हमला होता है, गाड़ी की शीशा टूट जाती है। जब गाड़ी की शीशा टूटती है तो बीपी मंडल जी चीफ सेक्रेटरी को बोलते हैं कि भाई जितने लोग ये सब किए हैं उनको गिरफ्तार करवाइए। लेकिन सतीश प्रसाद सिंह जी जो कि मुख्यमंत्री थे आधिकारिक रूप से, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये सब मत कीजिए। तो बीपी मंडल जी को डर हो गया कि अरे भाई ये तो अभी मेरा बात काट रहे हैं, तो बाद में ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो तुरंत तो केबी सहाय और एमपी सिंह के पास गए कि भाई ऐसा ऐसा कहानी हो गया,
हमको डर है कि रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर वो लोग सतीश जी के पास जाते हैं कि भैया कैसे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को इसकी चिंता है तो मैं अभी ही रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद में कैसे कैसे करके मामला सलटा गया और फिर 2 दिन के बाद में इनको मनोनयन के बाद में इनके शपथ ग्रहण होती है और उसके तुरंत बाद उनका रिजाइनेशन होता है और बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में बीपी मंडल जी 2 फरवरी 1968 को अपने कार्यभार को संभालते हैं। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। जो कांग्रेस पार्टी महामाया जी की सरकार गिराती है, बीपी मंडल जी की सरकार बनाती है, सतीश प्रसाद सिंह के कंधों पर बीपी मंडल जी की सरकार बनती है, लेकिन मात्र 30 दिन ही ये बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ा पाते हैं और 30 दिन के अंदर ही फिर खेल शुरू होता है। और विनोदानंद बाबू के जो गुट के लोग थे, ये लोग 1 मार्च 1968 को ये घोषणा करते हैं कि हम लोग कल विधानसभा में फ्लोर पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बीपी मंडल जी की सरकार को गिराएंगे। कांग्रेस हाई कमान के आदेश के बाद इन्होंने बीपी मंडल के विरोध में मतदान किया और हुआ वैसे ही, और बीपी मंडल की सरकार मात्र 30 दिन के अंदर 1968 मार्च में गिर जाती है। इसी क्रम में एक बार है ग्वाला शब्द के बारे में भी बहुत सारा जिक्र हुआ और ग्वाला शब्द को अमर्यादित असंसदीय बना दिया गया। ये बिहार की विधानसभा की घटना है। सोचिए कि ग्वाला शब्द को अब मर्यादित बना दिया गया वगैरह वगैरह। 1972 में फिर से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 1977 में कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह के विरोध के बाद बीपी मंडल जी एक ऐसा करके गए कि जिसके चलते बिहार को नहीं देश को एक प्रखर एक उच्च स्तर का नेता मिला। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव। 1977 में इन सबके कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता के विरोध के बाद बीपी मंडल जी ने ही इनको जनता पार्टी से छपरा सीट दिलवाई और तब से आज तक आप लालू प्रसाद यादव जी को राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं उनके कामों से, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर 1977 में अपने भी बनते हैं और इत्तेफाक से 1977 में ही केंद्र में भी गैर कांग्रेस की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1978 में पिछड़ा आयोग का गठन होता है जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल जी। बाद में उसे मंडल आयोग के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं, मंडल कमीशन के नाम। परंतु यहां पे एक और बात आपको बता दूं कि बीपी मंडल जी पिछड़े आयोग के अध्यक्ष थे। वो पहली बार अध्यक्ष नहीं थे, इसके पहले भी 1953 में नेहरू जी ने भी पिछड़ा आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे काका कलेलकर। लेकिन वो आयोग कुछ ज्यादा कर नहीं पाया और इसलिए ये आयोग जो था 1978 में इन्होंने बनाया और 1980 में ये पिछड़ा जातियों के लिए लगभग 3750 के आसपास पिछड़ी जातियों का आंकन किया, मूल्यांकन किया और फिर उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। ये जो थे इसके चलते आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में ये जातियां पिछड़ी है, इनके उत्थान के लिए आप कुछ काम कीजिए। शैक्षिक विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, स्कूलों में दीजिए, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था कीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए। तो यानी ये सारा चीज मिला जुला करके उन्होंने किया जिससे कि पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत हद तक कुछ लाभ भी हुआ और बहुत पार्टियों की नींव भी उसके ऊपर चलती रही। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान में हमको मिला, संविधान ने हमको दिया, उनको पता होना चाहिए कि 1990 से ये बीपी मंडल जी की देन थी। बीपी मंडल कमीशन का देन था कि उन्होंने इसकी सिफारिश की और बीपी सिंह जी की देन थी कि उन्होंने इसका क्रियान्वयन किया, इसका इंप्लीमेंटेशन किया बहुत सारे विरोधों के बावजूद, जिसके चलते आगे उन्होंने और भी इसमें कुछ चीजें थी लेकिन सबको तो नहीं माना गया, लेकिन कुछ चीजों को इन लोगों ने माना। फिर उसके बाद में
लेकिन 1980 में इस पड़ते हैं और 1982 ईस्वी में ये चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1982 में जब मरे होंगे तो उनकी आत्मा को शांति बीपी सिंह के क्रियान्वयन के बाद 1990 में ही मिली होगी, जब उनको लगा होगा कि हमारे पिछड़े भाइयों के लिए, पिछड़ी जाति के समुदायों के लिए इन्होंने लागू किया। तो इस तरह से 1982 में मात्र 63 वर्ष की आयु में हम सबों को छोड़ करके प्रलोक धाम को जाने वाले बीपी मंडल जी को सत सत नमन। बस उनके याद में यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो नामित रहे, मुख्यमंत्री तो मनोनीत रहे, बहुत जगह अपमानित रहे, जो करके गए हैं बीपी मंडल वो हमेशा हमेशा सबों के लिए सम्मानित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।